दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो ये है भारत के सबसे बड़े और सबसे फेमस उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मकबरा। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह है दिल्ली की ऐतिहासिक जगह यानी 64 खंबा सबसे मिस्टीरियस पॉइंट है और सबसे ऐतिहासिक जगह है। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपको निज़ामुद्दीन। जी हाँ दोस्तों, निज़ामुद्दीन में उस जगह पर जहाँ पर भारत नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उर्दू के कवि जिनका नाम है मिर्ज़ा गालिब, उनकी मैं आज आपको कब्र दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको निज़ामुद्दीन मरकज़ भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ का एड्रेस बहुत ही आसान है। गूगल पर आप सर्च करेंगे मिर्ज़ा गालिब का मकबरा तो एड्रेस मिल जाएगा, या फिर निज़ामुद्दीन जब डालेंगे गूगल पे तो एड्रेस मिल जाएगा, या फिर आप हुमायूं टॉम आएंगे वहाँ भी एड्रेस इसका मिल जाएगा। तो जस्ट सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे बोला जाता है निज़ामुद्दीन मरकज़। मरकज़ तो आपने नाम सुना होगा, जो पीछे कुछ दिन पहले कोरोना मामले में सुर्खियों में आया होगा, जब हाई कोर्ट ने गोदी मीडिया की फटकार लगाई थी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ को किस तरीके से बदनाम किया गया। तो ये वो निज़ामुद्दीन मरकज़ है और एग्जैक्टली पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जो है आते हैं। और इस समय तो फिलहाल ये बंद है, इसका कुछ पोर्शन को खोल दिया गया है। तो दोस्तों हम ये आगे चल रहे हैं जहाँ से हम देखने वाले हैं दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उर्दू के कवि उनका मकबरा। दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये रेड कलर की जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एग्जैक्टली ये है मिर्ज़ा गालिब एकेडमी। यानी यहाँ पर आप मिर्ज़ा गालिब के बारे में बहुत जानकारी ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, उनकी शायरी और उनकी जो नज़्म है उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं किस तरीके से उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में अपनी शायरी को पूरी दुनिया में फैलाया। जस्ट सामने आप ये देख रहे हैं ये है मज़ार मिर्ज़ा गालिब, जहाँ से हम इनकी कब्र को देखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है अंदर को, ये उसी जगह जा रहा है जहाँ पर मैं आपको 64 खंबा दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब से अलावा ये जगह जो है 64 खंबे के नाम से भी मशहूर है। जैसे आप अंदर आओगे यहाँ पर एक देख सकते हो बहुत सारी जो है अननेम यानी बहुत सारे बिना नेम वाली यहाँ पर कब्र है। और यहाँ पर जो उर्स लगता है यानी साल में 2 बार उर्स लगता है, तो ये वो जगह है। और बाकी यहाँ पर बहुत सारी कब्र देख सकते हो बट इनका नाम मेंशन नहीं है, यानी इतिहास तो बहुत पुराना रहा है। और इसी मैदान के जस्ट चारों तरफ जो आप देखोगे वो यहाँ पर आप बिल्डिंग देखोगे। तो दोस्तों अभी जस्ट जो हम जा रहे हैं वो सामने वाली जगह में जा रहे हैं जिसे बोला जाता है 64 खंबा। जी हाँ दोस्तों, ये 64 खंबा है जो कि अकबर के सौतेले भाई ने इस जगह को बनाया था और उन्होंने एग्जैक्टली इसको अपनी कब्र के रूप में तैयार किया था। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपसे, जितने भी मुग़ल एम्पायर रहा है, चाहे वो मुग़ल एम्पायर रहा हो, चाहे वो तुगलक एम्पायर रहा हो, या जितने भी मुस्लिम एम्पायर रहे हैं, वो पहले क्या करते थे कि जो अपना महल बनाते थे, महल के साथ वो अपनी कब्र भी बहुत पहले ही तैयार रखते थे। जैसे एग्जैक्टली आपको एक प्लानिंग होती है कि आप 2nd मंजिल बनाओगे या 3rd मंजिल बनाओगे, इसी तरीके से इन लोगों की प्लानिंग हुआ करती थी कि हम अपना महल बनाएंगे, साथ ही साथ मरने की तैयारी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कब्र बनाएंगे। लॉजिकली दोस्तों आप अपने महल में 20 साल रह सकते हो, 30 साल रह सकते हो, 40 साल रह सकते हो, यही इनकी सोच थी। बट द डे ऑफ जजमेंट तक आप कब्र में रहोगे। तो परमानेंट क्या हुआ, कब्र हुई। तो ये 64 खंबा है जो आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है और इसमें जो है वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया है। और ये वो दौर था जब जहांगीर वाला दौर इसको बताया जाता है, जब ये तैयार हो रहा था सब कुछ। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली आपको कि 64 खंबा इस जगह को बोला जाता है और इसी के अंदर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो अकबर का जो सौतेला भाई है उनकी यहाँ कब्र है, यहाँ के गाइड ने हमें बताया। साथ ही साथ उनकी वाइफ की भी कब्र जो है वो बराबर में कब्र है। तो एग्जैक्टली 2 कब्र यहाँ मेन है,
बाकी तो बहुत सारी कब्र ऐसी हैं उनके खानदान की रही होगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 64 पिलर हैं। तो दोस्तों जैसे आप बाहर आएंगे, ये जो कब्र देख रहे हैं ये महिलाओं की कब्र है, क्योंकि इन्हें अंदर अलाउ नहीं था। तो महिलाओं की कब्र आप देख सकते हो सारे की सारी, तो ये उनके खानदान की रही होगी उस टाइम की। तो एग्जैक्टली ये जो 64 खंबा है इसे आप बोल सकते हो मुगलों का तरीके से कब्र बोल सकते हो। और ये जो है हम अंदर आ चुके हैं। ये जो कब्र देख रहे हैं ये है मिर्ज़ा गालिब की कब्र। जी हाँ दोस्तों, ये मिर्ज़ा गालिब की कब्र है। और ये जो कब्र देख रहे हैं ये उनके बच्चों की कब्र है। उनके 7 बच्चे थे जो कि ख़त्म हो गए, एक भी बच्चा उनका ज़िंदा नहीं रहा उनके दौर में। और ये जो कब्र देख रहे हैं आप, ये उनके बच्चों में से कब्र है। और ये जो कब्र है ये अननेम है, इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन लोगों का कहना है ये उनके शायद कोई ना कोई गुरु थे, बट ये कंफर्म नहीं है इसका। बाकी यहाँ जो कब्र देख रहे हैं, ये वाली जो कब्र देख रहे हैं ये उनके बच्चों की है, यानी उनके 7 बच्चे थे मिर्ज़ा गालिब के, जो 7 बच्चे ख़त्म हो गए थे और बीच में उनकी ये खुद की कब्र है। तो आप देख रहे हैं ये है दक्षिण एशिया के सबसे जाने पहचाने और सबसे बड़े उर्दू और फ़ारसी के शायर मिर्ज़ा गालिब। ये दोस्तों अगर मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा ये आगरा में पैदा हुए थे और ये इनकी जो डेथ हुई थी वो 1869 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। दोस्तों मुग़ल दौर के लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उनके दरबार में ये मुख्य कवि थे और इनकी बहुत इज्जत थी वहाँ पर। लेकिन जैसे बताया कि गम के मारे थे, क्योंकि इनकी 7 औलाद थी, 7 औलादें ख़त्म हो गई, तो इसलिए ड्रिंक करा करते थे। और उर्दू और फारसी की इन्हें बहुत नॉलेज थी। और जब अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी और जब अंग्रेज़ों को खदेड़ा था हम लोगों ने, तो उस समय ये उसके साक्षी थे। और मिर्ज़ा गालिब का तो आपको पता है कितना बड़ा नाम है, उनको इग्नोर करना इतना आसान है नहीं। जब भी उर्दू शायरी की बात आती है तो उनका नाम लिया जाता है और दक्षिण एशिया के वो बड़े शायर बन गए थे। और दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ उनकी जो फर्स्ट जो लाइन थी जो उन्होंने बोली थी वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली ये उनकी कब्र है मिर्ज़ा गालिब की, और ये उनकी वाइफ की कब्र है और ये उनके ससुर की कब्र है। यहाँ देख सकते हो बड़ी कब्र। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ उनकी फर्स्ट लाइन, जब उन्होंने शायरी स्टार्ट की थी तो क्या लिखा था। ये लिखवा देख रहे हैं आप, ना था कुछ तो खुदा था, यानी ना था तो कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। ये कितने गहरे शब्द उन्होंने लिखे थे। तो दोस्तों क्या आपको भी मिर्ज़ा गालिब की शायरी पसंद थी? अगर कोई याद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ मैंने एक ब्लॉग बनाया था पहले मिर्ज़ा गालिब की हवेली, उसको भी आप देख सकते हैं मेरे अरबाज ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर जाकर, और यहाँ से मिर्ज़ा गालिब के बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। अगर आप आओ यहाँ बहुत आसान है यहाँ आना। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि पहले के लोग जो है अपनी मौत की यानी पहले ही मकबरे की तैयारी करते थे। तो बहुत सारे आप देखोगे जितने भी मुग़ल दौर रहे हैं उन्होंने क्या करा है कि अपनी कब्र जो है पहले ही बनवा लेते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे द्वारा बनाया गया जो महल है उसमें हम 40 साल 50 60 या साल रह सकते हैं, बट जो कब्र है द डे ऑफ जजमेंट जब तक रहेंगे। ये एक अलग विषय हो सकता है कि वो कब्र पक्की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट उनकी ये सोच थी कि वो जितने भी महल बने हैं, चाहे वो राजा यानी अकबर रहे हों या जहांगीर रहे हों, जो भी रहे हों, उन्होंने अपनी कब्र पहले तैयार कर ली थी। बट अगर मैं मिर्ज़ा गालिब की बात करूँ तो मिर्ज़ा गालिब एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे कि उनके ख़त्म होने के बाद भी 100 साल तक उनकी अपनी कोई कब्र नहीं थी। तो 100 साल बाद उनका ये मकबरा जहाँ पर तैयार किया गया। तो अब यह कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है ये समझने की कोशिश कीजिए आप, कि पहले ही से ही वो अपने मकबरे तैयार करते थे, यानी पहले से ही वो मौत की तैयारी क्या करते थे। दोस्तों बहुत ही शानदार जगह है और एक बार यहाँ आए आप तो यहाँ ज़रूर घूमें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा कभी, वो आएगा निज़ामुद्दीन औलिया, एक बड़ी पर्सनैलिटी, और उसके बाद अमीर खुसरो, एक बड़ी पर्सनैलिटी, उनकी मैं ज़ियारत कराऊँगा, उनकी कब्र दिखाऊँगा बस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं।